ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आज देश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। आपको दिखाएंगे क्यों वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बिहार से बंगाल तक एक ही सवाल उठ रहा है, इसकी जरूरत क्या है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस प्रोसेस को लेकर वोटर के मन में क्या कंफ्यूजन है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको आगे दिखाएंगे। सत्ता की सनक क्या होती है आप जानते हैं। ओडिशा, हिमाचल और यूपी के 3 वायरल वीडियो आज आपके सामने होंगे, जहां सत्ता के नशे में नेताओं ने नियमों की धुनाई कर दी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आपके लिए होगी स्पेशल रिपोर्ट, पहाड़ों का प्रतिशोध। आज सबसे पहले बात बिहार से बंगाल तक वोटर लिस्ट पर छिड़े सियासी संग्राम की करेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह खबर सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खबर देश के हर वोटर से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार से शुरू हुए वोटर वेरिफिकेशन के इस अभियान का संदेश पूरे देश में जाने वाला है। बिहार में निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की इंटेंसिव वेरिफिकेशन यानी कि गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वैध दस्तावेजों के आधार पर वोटर का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से लिस्ट से नाम हटाए या जोड़े जा रहे हैं। आरोप भी लग रहे हैं कि इस प्रक्रिया में काफी कंफ्यूजन है। इसके बारे में विस्तार से आगे हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया पर प्रदेश में आशंकाओं के बादल उठ रहे हैं। जैसे देश में मॉनसून सीजन के तहत तबाही की बाढ़ आई हुई है, वैसे ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस पर बिहार में सवालों की बाढ़ है। यही नहीं, बिहार में शुरू हुए इस अभियान पर बंगाल सरकार की भी टेंशन बढ़ी हुई है। बिहार से बंगाल तक हो क्या रहा है, पहले आप वो समझिए। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। उधर टीएमसी ने भी इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में 25 जुलाई तक प्रक्रिया को पूरा करना है। टीएमसी को डर है कि जो बिहार में हो रहा है वो बंगाल में भी होगा। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया पर इंडिया गठबंधन के दल एकजुट हैं और सरकार को घेर रहे हैं। उनके आरोप है कि बीजेपी बिहार में वोटर घोटाला करने की कोशिश कर रही है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बहाने एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि जब फरवरी में ही ई लिस्ट बनाई है तो फिर अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, 25 दिनों में बिहार के 3-4 करोड़ लोग जो बाहर रहते हैं उनका क्या होगा। बीजेपी प्रक्रिया के बहाने पिछड़ों, गरीबों और दलितों से उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है। तो बिहार की प्रोसेस से बंगाल तक टेंशन आखिर क्यों बढ़ी हुई है? आखिर बिहार में जारी इस प्रक्रिया के दौरान ऐसा क्या हो रहा है जिससे विपक्ष को एनआरसी लागू होने का डर सता रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने बीएलओ के साथ ग्राउंड पर घूम घूम कर इस पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। इस दौरान कौन कौन से तथ्य उनके सामने आए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में शुरू हुए इस अभियान पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। प्रदेश में वोटर लिस्ट की गहन जांच का काम शुरू हो चुका है। बूथ लेवल ऑफिसर गलियों में घूम घूम कर वोटरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पटना के मौर्य पथ इलाके में भी वोटर लिस्ट की जांच की जा रही है। बूथ लेवल ऑफिसर लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और वोटर लिस्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इनके साथ में कुछ फॉर्म है और एक स्टिकर है जिस पर लिखा है विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। साथ में अपील भी है कि निर्वाचक बने रहने के लिए फॉर्म जरूर भरें। हम राजधानी पटना में इस वक्त मौर्य पथ पे जो है वो मौजूद हैं। इस इलाके में जो बीएलओ हैं वो घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनको जो ये इन्यूमरेशन फॉर्म है वो जो है वो दे रहे हैं। यही ये फॉर्म है जो ये मतदाताओं को दे रहे हैं और मतदाताओं को इसको भर के जो है वापस जो है वो जमा करना है। नया जो है मतदाता सूची तैयार होना है।
वोटरों को जो फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है उसमें नाम, फोटो, पता, EPIC नंबर और साथ साथ माता पिता से जुड़ी जानकारी है। ये फॉर्म जो दिया गया है गणना प्रपत्र, इसमें निर्वाचक का जो भी है डिटेल इसमें पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद करना क्या है कि वोटर को अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है चिपका देना है। वो अपना जो भी डिटेल है, जैसे जन्म तिथि भरना है, उनका आधार संख्या वैकल्पिक है, आधार संख्या अगर नहीं भी देते हैं तो चलता है, मोबाइल, उनके जीवन साथी का नाम यानी कि उनकी पत्नी का नाम और उनका EPIC नंबर, ये सारा डिटेल भरने के बाद वो सुनिश्चित करेंगे कि हम 18 साल से अधिक का हूं और उपयुक्त पते पर साधारण निवासी हूं, जैसे भारत का नागरिक हूं। वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए शामिल जरूरी दस्तावेजों में आधार को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर विपक्ष एतराज भी जता रहा है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड भी मान्य नहीं है। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताए कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है। इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे BLO को फॉर्म भरवाने और वेरिफिकेशन में काफी दिक्कत आ रही है। भैया, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चल रहा है ना, घर घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये BLO है आपके पास आए हैं और जो नया फॉर्म आया है आपको उसकी जानकारी है? ना, कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, ना उसके बारे में कहाँ। कुछ लोगों को पता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो BLO के दरवाजा खटखटाने पर भी गेट नहीं खोल रहे, जिससे इस प्रक्रिया के पूरा होने पर सवाल उठ रहे हैं। परेशानी तो हो रही है। अब परेशानी समझाने में लोगों को सही से अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो लोग जानकारी देना तो आपका काम। हाँ, जानकारी देना मेरा काम है। तो सर, कहने का मतलब है कि घर घर जाके एक एक आदमी को जानकारी देना। अब गए तभी ना, मिले तभी ना। पटना के कई इलाकों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के काम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के रामनगरी इलाके में भी बूथ लेवल अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन वो भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है चूँकि ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर आने पे घर में ताला बंद रहता है। इस फॉर्म में अलग अलग आयु के आधार पर दस्तावेज मुहैया कराने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिससे वोटर्स के बीच कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि जैसे उसमें क्या देना है, निवास प्रमाण पत्र भी देना है या केवल जन्म प्रमाण पत्र देना है, क्या देना है, उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक पेज 1987 से पहले और बाद में पैदा हुए मतदाताओं को लेकर भी है। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान की सत्यता प्रमाणित करने के लिए फॉर्म के साथ कोई एक वैध दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें न सिर्फ अपना वैध दस्तावेज देना होगा, बल्कि अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी मुहैया कराना होगा। कई लोगों की दलील ये है कि जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनके दस्तावेज कहां से लाएं? ऐसे तमाम सवालों और शंकाओं के साथ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाती है। जिस सवाल के साथ हमारी रिपोर्ट खत्म हुई, अब वहीं से इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बिहार में निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कर क्यों रहा है। दरअसल पिछली बार बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का काम 2002 में कराया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2003 को फाइनल वेरीफाइड लिस्ट जारी की गई। 2003 की लिस्ट में 4,96,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल थे। मौजूदा प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र हैं। जो लोग अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का सर्वे पूरा होगा। इसके बाद चुनाव आयोग फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा। जांच के आधार पर वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। जिन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ,
या मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाएंगे। इसके अलावा पात्र नए नागरिकों के नामों को जोड़ा भी जाएगा और इसके बाद 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक दावा और आपत्तियां मांगी जाएंगी। सितंबर महीने में दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देखिए, उधर विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया एनआरसी की तरह लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए है। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे उनका नाम काटकर संवैधानिक अधिकार उनसे छीना जाएगा, उनकी नागरिकता पर संकट खड़ा हो जाएगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं और कितने % हमारे बिहार के लोगों के पास है। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहाँ? अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए? आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं। मतदाता सूची निरीक्षण करना ही था। लोकसभा के चुनाव में आपने किया। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? इसको जानबूझ के विवादास्पद किया जा रहा है, जिससे कि बिहार में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी वोटर बनाकर वोट पाया जा सके। इसके अलावा विपक्ष का शोर किसी दूसरे काम के लिए नहीं है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के नजरिए का है। तो इस खबर को लेकर यूजर्स लिख रहे हैं कि चुनाव से कुछ महीने पहले प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कितनी गारंटी है? नई वोटर लिस्ट से महागठबंधन को हराने की साजिश है। बिहार में यह प्रक्रिया कई चिंताओं को जन्म दे रही है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। इस खबर के केंद्र में 3 तस्वीरें हैं जो भुवनेश्वर, शिमला और यूपी के कानपुर से सामने आई हैं। तीनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है और वो ये कि सत्ता के नशे में नेता कई बार खुद को राजा समझने लगते हैं और जनता को अपनी प्रजा। फिर वो क्या करते हैं वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां पर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर शिकायत सुनवाई के दौरान बीएमसी पार्षद ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सत्ता के नशे की दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश से आई है, जहां पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर NHAI के मैनेजर ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में राज्य के पंचायती राज मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी के MLC अरुण पाठक और IPS अंजलि विश्वकर्मा के बीच जमकर बहस हुई। यहां बहस के दौरान IPS अधिकारी ने डील शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की, जहां पर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू का दफ्तर आज अखाड़ा बन गया। रत्नाकर साहू अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई कर रहे थे, लेकिन तभी बीजेपी के पार्षद उनके ऑफिस में घुसे और रत्नाकर साहू के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू को जमीन पर गिराकर पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी पार्षद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सत्ता और पद का नशा जब सिर को सुन्न करता है तो फिर क्या अधिकारी और क्या कानून। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर अचानक हमला कर दिया गया। देखते ही देखते 5 से 6 लोग उन पर लात घूंसे बरसाने लगे। जिस वक्त अधिकारी पर हमला हुआ उस वक्त जनसुनवाई चल रही थी।
यानी रत्नाकर साहू जनता की समस्या सुन रहे थे, लेकिन जन सुनवाई के दौरान ही बीएमसी पार्षद जीवन राउत दंदनाते हुए रत्नाकर साहू के चैम्बर में घुसे और उन पर टूट पड़े। जीवन राउत के साथ आए सभी लोगों ने रत्नाकर साहू को जमीन पर घसीट कर पीटा। उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश की गई। These 5 to 6 persons, they attacked me brutally. They dragged me to outside, scolded me. Merciless attack was there. They took me to that vehicle which was outside to abduct me. Not only once I got free, again they dragged me to the particular vehicle. राजधानी के बीचों बीच सरकारी दफ्तर के अंदर हुई मारपीट का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अतिरिक्त आयुक्त पर जिस तरह से हमला हुआ, उससे नगर निगम के कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया और काम बंद कर दिया गया। कर्मचारियों की एक मांग है कि पार्षद समेत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सरकारी ऑफिस में सरकारी ऑफिसर लोग देख सकते हैं इस फुटेज में कैसे मारे। अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए, उन लोगों के अगेंस्ट में ये लागू होना चाहिए। रत्नाकर साहू के साथ हुई मारपीट के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है और पुलिस ने जांच शुरू करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर करते हुए मुख्य आरोपी बीजेपी पार्षद जीवन राउत और उसके साथ ही रश्मि महापात्रा, देवाशीष प्रधान, संजीव मिश्रा और सचिकांत स्वैन को अरेस्ट किया है। किसी ने इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सुनिए, हम लोग को नहीं सुनिए, नाकामी का कोई बात नहीं है। इंसिडेंट हुआ है, हम लोग मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं सबको, लेकिन थोड़ा हमको टाइम दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। भुवनेश्वर के सरकारी दफ्तर के अंदर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त से मारपीट को लेकर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, आज रत्नाकर साहू ओएएस अतिरिक्त आयुक्त को उनके कार्यालय से खींचा गया। बीजेपी पार्षद की मौजूदगी में बेरहमी से लात घूंसे मारे गए। सबसे भयावह बात ये कि दिन के समय भुवनेश्वर के बीचों बीच ये हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में जनता की शिकायतें सुन रहे थे। मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी से कहना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमला किया। बीजेपी पार्षद ने जिस तरह से मारपीट की, उससे पार्टी भी बैकफुट पर है। बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए जीवन राउत समेत 5 लोगों को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भुवनेश्वर नगर निगम में जो घटना घटी है वो अत्यंत निंदनीय कार्य है, इसलिए जो लोग ये किए हैं उनको निलंबित किया गया है। It is utter shame and disgrace that this is happening in the capital city of Odisha, which had never seen such incidents in the last 24 years. ओडिशा में पहले ही रविवार को पुरी में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था। सत्ता के नशे की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश से भी सामने आई, जहां सुक्खू कैबिनेट में मंत्री अनिरुद्ध सिंह बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात का जायजा लेने आए थे, लेकिन यहां मंत्री के सामने लोगों ने 4 लेन हाईवे का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद मंत्री ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को सबके सामने डांट लगा दी। इस मामले में अब एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर का आरोप है कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक बैठक में बुलाकर उनके साथ मारपीट की है, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा, जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की भाषा सुन लीजिए। मंत्री जी ने ये शब्द एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बोले हैं, लेकिन बात सिर्फ इन शब्दों तक सीमित नहीं है, बात बहुत आगे तक चली गई है। जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा, जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा। दरअसल शिमला के भट्टाकुफर में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और एसडीएम इसी का जायजा लेने गए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने अनिरुद्ध के सामने 4 लेन के निर्माण का मुद्दा उठा दिया।
जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को वहां बुलाया गया और मंत्री ने जमकर उनकी क्लास लगाई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल ने मंत्री पर मारपीट के गंभीर आरोप लगा दिए। अचल ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें और साइट इंजीनियर योगेश को शिमला ग्रामीण के दफ्तर में बैठक के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद दोनों को भट्टा कुफर बुलाया गया। यहाँ मंत्री अनिरुद्ध सिंह और स्थानीय लोग मौके पर पहले से मौजूद थे। अचल ने शिकायत में कहा कि उन्होंने मंत्री को भवन गिरने की जानकारी दी, लेकिन मीटिंग में मंत्री अनिरुद्ध सिंह गुस्से में अभद्र भाषा बोलने लगे और फिर पास एक कमरे में ले जाकर स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मारपीट की गई। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि पानी के मटके से उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। साथ में मौजूद जब साइट इंजीनियर योगेश ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हिमाचल में मानसून के बादल बरस रहे हैं, लेकिन ठंडे मौसम में भी राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए हैं कि राज्य में अधिकारी और कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है। अधिकारियों को बंद कमरे में मंत्री और उसके सहयोगियों द्वारा पीटा जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई सुरक्षित है या नहीं? ये किस तरह के हालात देवभूमि और वीरभूमि के कर दिए गए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और सरकार के कैबिनेट मंत्री पर मारपीट के गंभीर आरोप चस्पा हुए, जिसके बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर दिख रही है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है, तो जो भी इसमें कार्यवाही करनी है या जैसे भी इस पे आगे बढ़ना है, वो कार्य जो है वो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। सत्ता और पद का नशा कई सालों या उम्र भर तक हावी रहता है। इस पर हमने आज एक चार्ट तैयार किया है, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि सत्ता वाले नशे के आखिर लक्षण क्या है। जैसे सत्ता में आते ही खुद को राजा समझा जाने लगता है, खुद को नियम कानून से ऊपर माना जाने लगता है, सार्वजनिक जगहों पर पद की ताकत दिखाई जाती है। आम आदमी को इस बात का एहसास कराया जाता है कि वो बहुत छोटे हैं। सत्ता वाले नशे की वजह से ही सिस्टम को ठेंगे पर रखने वाली सोच पनपती है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर फटा बादल। ये यहाँ माता का मंदिर था, जिसमें से कुछ सराहरी साइड में बनी हुई सारी चली गई है। मलबे में दबी ये गाड़ियां सवाल पूछ रही हैं। आखिर बार बार हिमाचल में ही क्यों होती है तबाही? हिमाचल प्रदेश के मंडी से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। सिर्फ 12 घंटे के भीतर मंडी और उसके आसपास 3 जगह पर बादल फटा है, और जब जब बादल फटता है सैलाब आता है। मंडी में जहां जहां बादल फटा वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। मकान और उसके बाहर खड़ी गाड़ियां सैलाब अपने साथ बहा ले गया, रास्ते बर्बाद हो गए। अकेले गोहर इलाके में 9 लोग लापता हो गए हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। मंडी से लेकर कुल्लू इलाके तक बादल फटने की खबरें आ रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार हिमाचल प्रदेश में इतनी भयानक तबाही क्यों हो रही है? ऐसा क्यों है कि मॉनसून के दस्तक देते ही हिमाचल में बर्बादी पसरी हुई नजर आती है? तस्वीर ऐसी होती है कि मानो पहाड़ प्रतिशोध लेने पर उतर आए। अभी अभी आपने जो देखा और सुना वो हिमाचल प्रदेश से आई सिर्फ ताजा तस्वीर भर नहीं है, बल्कि मॉनसून के महीने की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। वो हकीकत जब सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया जाता है कि नदी
खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हर कोई सावधान हो जाए। काफी जगह घटनाओं की सूचना हमें मिल रही है, पूरा ब्यौरा हम एकत्रित कर रहे हैं और मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध है कि वो नदी नालों के किनारे मत जाए। अगर वो इस दूरी पर रहते हैं तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब नदी नालों पर हम जाएंगे तो उससे नुकसान होता है। लेकिन जब बारिश के दस्तक देते ही हिमाचल की गोद में बहने वाली व्यास नदी ऐसे उफान पर होती है कि उसके रौद्र रूप को देखकर खौफ पैदा होने लगता है। ये अभी अभी रात को जो फ्लैश फ्लड आया था उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं खुला से। इस ग्राउंड में कुछ गाड़ियाँ वगैरह लगी थी, वो भी चली गई है। इसमें एक स्कूटी, दो तीन बाइकें और एक गाड़ी बह गई है यहाँ से। अरे अभी तो जुलाई शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गया है। और ये माता जी का मंदिर है जिसमें जो कि अभी हवा में ही है, इसका एक 2 साइड है। यहाँ से एक 4 कमरों का एक बड़ा मकान जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, जड़ से जला गया है। सोमवार की रात हिमाचल प्रदेश में कयामत की रात बनकर आई थी, जब किसी को संभलने का मौका दिए बिना एक के बाद एक बादल फटने की खबरें आ रही थी। इसे कयामत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिन सीढ़ियों से घर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते सैलाब ने दस्तक दे दी थी। हम आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये दरअसल जियोनी खड्ड है जो बड़े वाली नदी के रूप में आपको दिख रही है, क्योंकि इस वक्त ये नदी का आकार ले चुकी है और इसके साथ में एक और नाला जो है लेफ्ट साइड से जो है वो आ रहा है। तो ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे सियांज गांव जो है वो था और यहाँ पे कुछ एक घर थे और 9 लोग इन घरों के अब भी लापता हैं। हाइट से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी रही है। दरअसल ये जो जियोनी खड्ड है, जियोनी खड्ड ज़्यादा बड़ी है बजाय उसके जिस नाले में ये घर बहे। पर ऊपर पहाड़ पे बारिश इतनी तेज हुई कि ये जो छोटा नाला है ये भी बड़ा विकराल रूप ले गया रात को, सोमवार रात को। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में दहाड़ती हुई आवाज और अपने साथ सैकड़ों टन मलबे के साथ जो पानी दिख रहा है, ये उसका रास्ता नहीं है। अचानक बाढ़ आने के बाद पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। मंडी में बारिश के बाद हालात इतने भयावह इसलिए हो गए क्योंकि 1 से 30 जून के बीच हिमाचल के मंडी में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई है। जब सामान्य से 100% ज्यादा बारिश होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। देखा आपने सीमेंट और पत्थरों से बनाई जा रही एक सुरंग कैसे मिट्टी की तरह भरभरा कर ढह गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक मजबूत किला अचानक ढह गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही निर्माणाधीन सुरंग ताश के पत्तों की तरह ढेर होना शुरू होती है, वहां अफरा तफरी का माहौल होता है और जेसीबी मशीन से लेकर आम लोग तक जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तस्वीरें
मंडी के करसोग की है, जहां बादल फटने के बाद तबाही की गवाही बनकर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमवार रात यहां बादल फटा तो अपने साथ तबाही वाली जगह तक पहुंचने के रास्ते तक बहा ले गया। घरों को नुकसान हुआ है, खेत बह गए। बहुत डर लग रहा है सर, हर जगह से खबरें आ रही है जो सुनने को आ रहा है जैसे, तो उससे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हर जगह में ऐसा लग रहा है तबाही देखने को मिल रही है। करसोग की तरफ क्या है? करसोग की तरफ से जो खबरें मिल रही है सर, उससे मैं अपने घर में भी फ़ोन किया था तो वहाँ से भी यही सुनने को मिल रहा है कि बहुत वहाँ भी बहुत भूस्खलन हो रखा है, बहुत पानी आ रहा है, घरों में घुस गया है पानी, लैंडस्लाइड हो रहा है, हर जगह मशीनें आ रही है, सभी यही बता रहे हैं सर। बादल फटने के बाद गाड़ियां कई फीट मलबे में धंसी हुई हैं और मुश्किल ये है कि आगे भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी SDRF और NDRF की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और SHO साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। मंडी जिले के गोहर उपमंडल में सियोंज गांव में सोमवार रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 9 लोग लापता हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। हम उसको मंजर आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से रात के तकरीबन 2 बजे ये सारा कुछ घटित हुआ। यहाँ पे ये एक खड्ड है असल में, जो नॉर्मली इतने फ्लो में नहीं होती है, पर इसका जो अब फ्लो है, जो पानी है इसमें, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात जब इस खड्ड में पहाड़ी पे बादल फटने के बाद पानी आया तो क्या मंजर रहा होगा। ये फिलहाल इसका अगर स्पैन भी हम देखेंगे तो हो सकता है इसका स्पैन जो है अभी 15 फीट हो या 20 फीट हो, पर रात को जब बादल फटा 2 बजे के करीब तो इसका स्पैन जो है, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी कैमरा, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वहाँ तक बड़े बड़े पत्थर और पेड़ नज़र आ रहे हैं जो उस पानी के बहाव में आए हैं। तो रात को लगभग 2 बजे के करीब मेरी लास्ट टाइम बात हुई उनसे। उसके बाद हुई बात जो पानी में बहे हैं उनसे? जी, उनसे हुई थी। उनके स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, रो रहे थे। पानी आ गया था, घर के दोनों साइड किचन बने हुए थे। बता रहे थे कि भाई किचन दोनों साइड के चले गए हुए हैं। हम आंगन में खड़े हुए अपने बरामदे में, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बादल फटने के बाद रास्ते तबाह हो चुके हैं और अब बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी जिले के सियांज गांव में बादल फटने से आई बाढ़ के कारण 9 लोग लापता हैं, पर NDRF के जवान किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इन राहत और बचाव कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये NDRF का जवान इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कितना चैलेंजिंग ये काम है NDRF के इन जवानों के लिए, जो इन रस्सियों से अपने आप को बांध रहे हैं और इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहे हैं, ताकि जो खड्ड के उस पार का हिस्सा है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है चला सकें। सोमवार रात को बादल फटने से बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से 9 लोग लापता हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पर क्योंकि नदी के इस खड्ड के दूसरी पार का जो हिस्सा है वो अभी इनएक्सेसिबल है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। एक पुल होता था छोटा सा, वो भी टूट गया है। तो अब NDRF के जवान इस खड्ड के दूसरी तरफ जाके जो है सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं, ताकि लापता लोगों को ढूंढा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर 30 जून को हिमाचल के मंडी में ऐसा हुआ क्या कि हालात बेकाबू हो गए। सिर्फ 30 जून की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 5.7 mm का है, जबकि इस साल 30 जून यानी सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 20 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से 250% ज्यादा है। और जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है तो पहाड़ तोड़ तबाही मच जाती है। ये देखिए 5 मंजिल की बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। ये जितना भी है, ये देखिए आप,
बिल्डिंग का नज़ारा। पर्यावरण के जानकार बता रहे हैं कि बादल फटने की जो घटनाएं अगस्त-सितंबर महीने में होती थी वो लगातार तापमान बढ़ने की वजह से जून में ही होने लगी। पहले तो जो बादल फटने की घटना होती थी वो जुलाई अगस्त में होती थी, सितंबर में होती थी। अब ये इसमें जून के महीने में ही कई घटनाएं हो चुकी है। तो इसका सीधा कारण हम ये कह सकते हैं कि जो तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है उसके कारण ये घटनाएं हो रही है, और तापमान और बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े होंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कोई भारत का दूसरा राज्य हो। बात तो बिल्कुल ठीक है कि तापमान बढ़ेगा तो परेशानी भी बढ़ेगी और हर राज्य में इसका असर होगा, लेकिन बावजूद इसके ये सवाल परेशान करता है कि लगातार 3 साल से हिमाचल प्रदेश को ही मॉनसून के महीने में सबसे ज्यादा मार क्यों झेलनी पड़ रही है। साल 2023 याद होगा आपको, जब हिमाचल में ऐसा हाहाकार मचा था कि हर कोने में बस तबाही पसरी हुई थी। जरा सोचिए, अभी तो बारिश के पूरे 3 महीने बाकी हैं, लेकिन सीएम सुक्खू के मुताबिक 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि 34 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा आखिर हिमाचल के आंचल पर ही क्यों मंडरा रहा है। तस्वीरें मंडी के उसी पंचवक्र मंदिर की हैं जहां से 2023 में तबाही की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई थी। एक बार फिर मंडी में पंचवक्र नदी के पास ब्यास नदी का उफान उसी तबाही की याद दिला रहा है। पहले तो मैं आपको ब्यास का एक दृश्य दिखाता हूं। ब्यास जो है बिल्कुल अपने उफान पर है। यहाँ आप देखेंगे ब्यास और ये स्पीति खड्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ 2023 में भी हमने रौद्र रूप देखा था ब्यास का, जहाँ सामने पंचवक्र मंदिर है जो पूरी तरह डूब गया था। तो अब ये मंदिर जो है इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया है ब्यास ने। जब नॉर्मल फ्लो होता है ब्यास का तो ब्यास इससे थोड़ा दूर रहती है मंदिर से। डर इसलिए है क्योंकि सोमवार सुबह ही मंडी में 4 जगह बादल फटा था। मंडी के धर्मपुर की तस्वीर देखिए, जहाँ घरों के ऊपर मलबे की मोटी चादर दिख रही है। तबाही तो आपने बहुत देख ली, और अब उस सवाल के जवाब पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश बारिश की मार से सबसे ज्यादा क्यों कराह रहा है। पहली वजह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी हिस्से में है, जो दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कही जाती है, और ये भौगोलिक रूप से न सिर्फ अस्थिर है बल्कि भूकंप के लिए भी संवेदनशील है। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। दूसरी वजह जलवायु परिवर्तन। बार बार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की ऐसी तस्वीरों के पीछे एक अहम वजह है जलवायु परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश में पिछले 100 साल में औसत तापमान करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसकी वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है और भारी बारिश वाली घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में मानसून के महीने में बादल फटने की 18 घटनाएं हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है, और इसीलिए भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। बादल जब पृथ्वी से टकराते हैं तो और पहाड़ में जब टकराते हैं तो पहाड़ के कारण वो ऊपर उठते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है। उसके कारण जो हवा में मॉइस्चर रहता है वो बादल फटने के कारण बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। अब होता क्या है कि पहाड़ों में जो कटाई हो रही है उस कटाई के कारण जंगल भी नष्ट हो रहे हैं और पत्थर सामने आ रहे हैं। तो जो पानी ज़मीन के अंदर जा सकता था मिट्टी के कारण, वो मिट्टी अब रही नहीं, तो पानी ज़मीन पे ही बहेगा और वो बहुत तेज़ी से बहता है और नीचे की तरफ आता है। तो निश्चित रूप से उससे जो भी नुकसान होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक वजह थी।
अब जरा दूसरी वजहों पर गौर फरमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध तरीके से 174 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। दरअसल इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है और इससे नदियों का प्रवाह प्रभावित होता है। तीसरी वजह पर्यटन का दबाव। ये तस्वीर देश के लिए बहुत आम हो चुकी है, जब हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पर्यटकों का ये दबाव हिमाचल प्रदेश झेल नहीं पाता। इसे ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख के आसपास है, जबकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों की संख्या हिमाचल की आबादी से दोगुनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सरकार इस बात के शोध में लगी है कि आखिर पिछले कुछ सालों से हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही क्यों मची है। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।